जय हिंद साथियों, मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं चलती हैं और उन परीक्षाओं को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट रहता है वो जीएस का पार्ट होता है। और जीएस का पार्ट एक प्रकार से बहुत ही विस्तृत माना जाता है। तो इसमें हम कुछ देखेंगे कि जीएस में क्या क्या आता है। जैसे कि आपने देखा होगा जीएस में आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री आती है और इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट भी आती है इसमें, इन्वायरमेंट, और इसके साथ साथ आपको जो पार्ट है साइंस का, तीनों पार्ट आ जाते हैं साइंस। और इसके बाद आपको जियोग्राफी भी आती है, जियोग्राफी। हिस्ट्री आपका इतिहास हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आपका संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो गया, इन्वायरमेंट जो है आपका पर्यावरण हो गया, और साइंस में आपके तीन पार्ट और आते हैं जो विज्ञान से संबंधित होते हैं। इसके बाद जियोग्राफी आपका भूगोल हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें कैसे पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक उठाएंगे, वो चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका लेखपाल में। जहाँ से बनेंगे तो एक पार्ट है आपका साइंस। साइंस से आपको जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है आपका बायोलॉजी, इसके बाद केमिस्ट्री, और नेक्स्ट होता है फिजिक्स। तो 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा बायोलॉजी। यहाँ से संबंधित प्रश्न ज़्यादा लेखपाल में एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं, यहाँ से भी कम पूछे जाते हैं और फिजिक्स से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो स्टार्टिंग करेंगे हम साइंस में को बायोलॉजी से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। तो आपको बहुत आसान वे में बायोलॉजी आपकी समझ में आ जाएगी। बायोलॉजी को पढ़ने का एक तरीका क्या होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा है कि हमको अपने शरीर से बहुत लगाव होता है और शरीर से लगाव होने के साथ साथ हमको सीखना चाहिए कि बायोलॉजी में आखिरकार हमारे जो पार्ट हैं, अंग हैं शरीर के, वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका प्रयोग करना है, कैसे उनको दिनचर्या के हिसाब से चलाना है। वो बायोलॉजी में सारी चीज़ें आपको विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, आखिरकार बायोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि बायोलॉजी होता क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे किया, तो उसकी जानकारी हमें होना परम आवश्यक है। जैसे बायो, इसको हम तोड़ देते हैं, एक होता है बायो और एक होता है लोगोज। तो 2 पार्ट में हमने इसको तोड़ दिया। तो बायो का मतलब होता है आपका लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, और लिविंग का मतलब होता है सजीव, लिविंग का मतलब होता है सजीव। और इसके बाद लोगोज का मतलब होता है आपका स्टडी, लोगोज का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी को बोलते हैं हम अध्ययन, स्टडी को क्या बोलते हैं, अध्ययन। तो इसका मतलब हुआ कि सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। यदि हम इसकी परिभाषा को सिंपल वे में देखें तो ऐसे जीवधारी जो सजीव होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान और बायोलॉजी कहते हैं। तो ये तो आपकी एक डेफिनेशन होगी, ये समझा, इसको 2 पार्ट में तोड़ने का तरीका समझा कि लिविंग और स्टडी। अब बात करेंगे यहाँ से कि सजीव क्या होता है। भाई हमको पता होना चाहिए कि आखिरकार सजीव होता क्या है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि सजीव क्या होता है, लिविंग चीज़ें क्या होती हैं। तो सजीव के बारे में थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। देखो, सजीव का मतलब होता है कुछ चीज़ें सजीव के अंतर्गत मौजूद होती हैं,
जो ये बताती हैं कि ये व्यक्ति या ये चीज़ सजीव है। जैसे मान लीजिए आपका उत्सर्जन है, उत्सर्जन, अगर कोई व्यक्ति है या पशु है, कोई भी चीज़ है तो उत्सर्जन होगा, और इसके साथ साथ पोषण का भी काम होगा उसके अंतर्गत, और उसके साथ साथ आपका वृद्धि भी होगी। देखो कोई भी चीज़ है उसमें वृद्धि भी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, मानव होता है, धीरे धीरे वृद्धि भी होती है, ग्रोथ भी होती जाती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रजनन भी होता है, इसके साथ साथ जो आपका है प्रजनन भी होता है। अगर मान लीजिएगा प्रजनन ना हो तो क्या होगा भाई, प्रजनन होना बहुत ही आवश्यक है, हमारे वंश को आगे चलाने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है, तो ये भी एक सजीव में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ श्वसन क्रिया भी होती है, श्वसन क्रिया, भाई श्वसन क्रिया का होना भी बहुत ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे भी होते हैं, यदि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, इसलिए हमको पेड़ भी लगाने चाहिए, क्योंकि श्वसन क्रिया जो होती है एक दूसरे पर विपरीत होती है। वो हमारे पर आश्रित होते हैं पेड़ पौधे, और हम जो हैं पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, तो इसलिए पेड़ जरूर लगाएं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसका नामकरण किसने किया, इसको जन्म किसने दिया, इस चीज़ का भी हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। अभी आपने देख लिया कि सजीव में क्या क्या होना आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं। देखिएगा एक व्यक्ति बहुत फेमस थे, फ्रांस के एक व्यक्ति थे, ये बहुत ही फेमस थे, जिनका नाम था लेमार्क। इन्होंने इसका नामकरण किया। यदि हम बात करें तो व्यक्ति कई मिलके नामकरण भी करते हैं और खोज भी करते हैं। भाई एक दो व्यक्ति से मिलके हर चीज़ संभव नहीं हो पाती, इसलिए मिलके कार्य करते हैं। तो इनके एक फ्रेंड थे ट्रेविनेरस, जो कहाँ के थे, जर्मनी जहाँ का हिटलर हुआ करता था, तो वहीं के थे। इन दोनों व्यक्तियों ने, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने, इनका नामकरण किया। क्या किया, नामकरण किया। अब बात आती है भाई, इसका नामकरण हुआ होगा तो जन्म भी किसी के द्वारा हुआ होगा। तो आइए जन्म की भी बात कर लेते हैं कि इनके पिता जो माने जाते हैं वो अरस्तु को माना जाता है। फादर इनके जो माने जाते हैं वो अरस्तु को माना जाता है। नामकरण किसने किया, लेमार्क और ट्रेविनेरस, जबकि फादर कौन थे, इनके जन्मदाता कौन थे, वो अरस्तु थे। तो ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं कि टाइप ऑफ बायोलॉजी क्या होती है। भाई बायोलॉजी के प्रकार कितने होते हैं, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो इसके कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार से ये आगे इसका विस्तार हुआ है, तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके 3 पार्ट हमने यहाँ पर दिए हैं, 3 पार्ट, और कहीं कहीं आपको 2 पार्ट भी देखने को मिलते हैं इसके। हम ये भी बताएंगे कि 2 पार्ट क्या हो, 2 पार्ट कितने होते हैं, किसके लिए उपयोग होते हैं, 3 पार्ट किसके लिए उपयोग होते हैं, तो समझ जाएंगे। देखिएगा नंबर 1 जूलॉजी को बोलते हैं हम जंतु, जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। ऐसे जीव जो इसमें जीव जंतु आते हैं, आपने देखा है जीव जंतु, हम भी किस पार्ट में आएंगे, जूलॉजी के अंतर्गत आएंगे। यदि आपसे कोई पूछता है आप बायोलॉजी के किस पार्ट में आते हैं, तो वो आते हैं हम जूलॉजी वाले पार्ट में। जबकि बात करें इनके जो खोजकर्ता हैं वो अरस्तु को माना गया है, जबकि बायोलॉजी के भी खोजकर्ता कौन माने गए हैं, जन्मदाता अरस्तु को माना गया है। आखिरकार ये पता कैसे लगा कि अरस्तु ही इनके जो हैं खोजकर्ता हैं, तो बहुत सारी बुकें होती हैं, इन्होंने अपने समय पर बुक तैयार की और पता लगाया। एक बुक लिखी इन्होंने, द हिस्टोरिया एनिमेलिया। जब इसका अध्ययन किया तो पता लगा कि जूलॉजी के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं। नेक्स्ट यदि बात करें नंबर 2 बॉटनी को बोलते हम वनस्पति, बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे बड़े, वो सब बॉटनी के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम पिता की बात करें कि इनके खोजकर्ता कौन थे, तो वो थे थियोफ्रेस्टिस।
ये क्वेश्चन आपका बहुत सा बार पूछा जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि बॉटनी के जन्म पिता कौन है या जन्मदाता कौन है, तो वो है थियोफ्रेस्टिस। आखिरकार पता कैसे लगा कि ये बॉटनी है, तो एक पुस्तक उन्होंने लिखी द हिस्टोरिया प्लांटेरम, इस पुस्तक के माध्यम से पता लगा कि बॉटनी के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टिस हैं। नेक्स्ट यदि बात करें माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगर हम बात करें इसमें जो अध्ययन होता है वो सूक्ष्म का एक यंत्र होता है, सूक्ष्म, जिसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से पता लगता है कि वो छोटे छोटे जीव जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, उस यंत्र के माध्यम से देख लेते हैं। जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, छोटे छोटे। और इसके यदि बात करें तो इसके जो खोजकर्ता माने जाते हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों बात समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी के टाइप यदि हम टू माने या 3 माने, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर फंसा देता है कि आखिरकार 2 हैं 3 हैं, ऑप्शन दोनों आते हैं। यदि आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चपरासी, गैंगमैन, खल्लासी की, तो आप आंसर आपका ये 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। यदि आप अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, CGL, UP, PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। ये आपको बेहद जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और जानकारी लेते हैं। तो एक मैंने छोटी सी एक जानकारी रखी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे, अरस्तु के गुरु कौन थे, तो वो थे हमारे प्लूटो गुरु माने जाता है, जबकि सिकंदर के जो गुरु थे वो थे आपके अरस्तु। आपने नाम सुना होगा सिकंदर का, जो विश्व विजेता बनना चाहता था। इसके बारे में हम आपको हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा देंगे, जो विश्व विजेता बनना चाहता था जिसका नाम था सिकंदर। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि आखिरकार हम किस टॉपिक को लेंगे जो कि अच्छे से समझ में आए और कहाँ से हमें शुरुआत एक बायोलॉजी की करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें पाचन तंत्र, इसको बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे इसमें जो है टॉपिक आ जाते हैं। इसी के अंतर्गत जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे शरीर से संबंधित एक प्रकार के अंग होते हैं। तो पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम में वो कौन कौन से अंग आते हैं जो हमें पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप समझिएगा थोड़ा सा। एक होता है आपका मुंह, और मुंह के अंतर्गत ही आपका आता है दांत, जहाँ से हमारी पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। और उसके बाद आता है हमारा आहार नाल, इसके बाद आता है हमारा ग्रसनी, नेक्स्ट आता है हमारा आमाशय को हम पेट भी बोलते हैं और इंग्लिश में स्टोमक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अग्नाशय को हम पैंक्रियाज भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा लीवर हुआ, क्योंकि ये सभी जो अंग होते हैं पाचन में बहुत ही सहायक होते हैं। और लीवर के साथ साथ हमारा 7 नंबर पर हुआ पित्ताशय, जिसे गाल ब्लैडर बोलते हैं। और नेक्स्ट हुआ हमारा पित्ताशय के साथ साथ छोटी आंत। देखो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसमें सारी चीज़ें। छोटी आंत, इसमें धीरे धीरे हम सभी चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा बड़ी आंत, और बड़ी आंत हमारा जो लास्ट इसका पार्ट होता है छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यहाँ पर पूरे डाइजेशन सिस्टम में हम 9 जो हमारे अंग हैं उन्हें हम सभी का अध्ययन
बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे। बस आप जुड़े रहिएगा हमसे, हम बहुत ही अच्छे वे में आपको धीरे धीरे सभी पार्टों में इसको आसान वे में समझा देंगे। चलिएगा स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। भाई पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, उस चीज़ का हमें ज्ञान होना परम आवश्यक है। मान लीजिए आप छोटी आंत से स्टार्टिंग करते हैं तो आपको पाचन तंत्र बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से करें। तो आपको पता है सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पाचन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो होता है हमारे मुंह से, और मुंह में सबसे पहले कहाँ से होता है, तो वो होता है ये हमारा तीत यानी दांतों से। कहाँ से स्टार्ट होता है, दांतों से। तीत दांतों से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार दांत क्या होता है, दांत का काम क्या होता है, दांत जो है किस किस कार्य को करते हैं, आखिरकार दांत खराब जल्दी क्यों हो जाते हैं, इनको सही तरीके से कैसे लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहिए, और दांत कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, और किस किस मनुष्य में और जानवर में कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के दांत पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दांतों का अध्ययन। दांतों का अध्ययन हमारा कहलाता है ओडेंटोलॉजी। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा बन जाता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एक फिगर रखा है, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि फिगर में क्या है। ये है हमारा इंसीजर। इंसीजर ये होते हैं हमारे कृंतक दांत। कृंतक जैसे कि ये आपके 1 2 इधर होते हैं और 2 ही हमारे इधर होते हैं, तो ये हमारे इस प्रकार से 4 हो जाते हैं। और हम देखेंगे कैनाइन, ये नुकीले दांत होते हैं, 1 इधर 1 इधर, 2 हो जाते हैं। इसके बाद प्रीमोलर, ये आपके इधर हो जाते हैं 4, इधर भी आपके 4। इधर के बाद मोलर, ये आपके सबके बाद के दांत होते हैं जो आपके अवस्था में निकलते हैं। तो अब इन सभी दांतों को हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कैसे कैसे दांत कितने होते हैं, कार्य क्या होता है, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। अब एक साथ सभी को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम जानेंगे टाइप ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत जो होते हैं उन 4 प्रकार की कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, इंसीजर भी याद रखना है, कृंतक भी आपको याद रखना है। आखिरकार ये जो दांत होते हैं कृंतक, ये आपके जो हैं सीध में, नाक की सीध, भाई ये नाक की सीध है। अब देखिएगा समझिएगा, आपके जो नाक है ना, इसके सीध में बिल्कुल देखिएगा सीध। कौन से दांत आते हैं, वो आते हैं आपके इंसीजर। कौन से आते हैं, इंसीजर। आपने कभी देखा होगा कि कभी ही ऐसे हंसते हैं ना, तो छोटी जब गुड़िया सी होती हैं, जब उनके अन्य दांत नहीं निकलते हैं तो सबसे पहले इंसीजर ही दांत निकलते हैं, और वो उसकी हंसी गुड़िया की कितनी प्यारी लगती है, उसके यही दांत दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें दांतों को हम स्माइलिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि स्माइलिंग टीथ कौन से होते हैं, तो इंसीजर बोल सकते हैं और कृंतक बोल सकते हैं। इसके साथ साथ बात आती है कि आखिरकार इनका काम क्या होता है। भाई काम क्या होता है, तो कार्य की बात करें, इनका कार्य होता है कुतरना। इनका कार्य होता है कुतरना। जैसे भी हम कोई भी रोटी का टुकड़ा खाते हैं या कोई भी चीज़ हम खाते हैं, तो सबसे पहले जो कुतरते हैं वो इन्हीं दांतों के द्वारा कुतरा जाता है। आपने गिलहरी देखी होगी, छोटे छोटे जीव होते हैं, कुतरते हैं, बोलते हैं ये इसने ये चीज़ कुतर दी, चूहे ने ये चीज़ कुतर दी। तो वो जो चीज़ कुतरते हैं वो अपने इंसीजर दांतों की मदद से ही कुतरते हैं। अगर बात करें कि भाई इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या कैसे पता करेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 हमारे ऊपर होते हैं और 4 हमारे नीचे होते हैं। देखो ऊपर और नीचे,
तो अगर 4 + 4 मतलब ऊपर और नीचे, तो टोटल दांतों की संख्या नहीं कितनी हो जाती है? 8। टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 8। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट यदि बात करें कैनाइन, इन्हें बोलते हैं रदनख, इन्हें बोलते हैं रदनख। अगर हम बात करें कि ये दांत कहाँ होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी आँखें हैं ना, आँखों के जस्ट नीचे आइएगा ऐसे करके, जब आपके आंसू बह के नीचे आते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? आपके कैनाइन। तो ये होते हैं आपके आँख के जस्ट नीचे, याद रखिएगा, आँख के नीचे, आँख के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके दांत मिलते हैं कैनाइन। अगर हम बात करें भाई इनका कार्य क्या होता है, आखिरकार ये क्या कार्य करते हैं, तो कैनाइन जो दांत होते हैं इनका काम चीरने का, किसका? चीरने का, और चीरने के साथ साथ फाड़ने का, चीरने के साथ साथ फाड़ने का होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब हमें आवश्यकता पड़ती है घर में, जब वायर वगैरह जब हम छीलते हैं तो हमारे पास कोई यंत्र नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी में हम क्या कर देते हैं, वायर को ऐसे करके या करके छील देते हैं ना। तो जो दांत हमारे लिए छीलने का वायर का काम करते हैं, उन्हीं दांतों को हम कहते हैं कैनाइन या रदनख। तो ये हो गया इनका क्या कार्य, क्या आखिरकार इनका कार्य क्या है? दांतों के मदद से किसी चीज़ को चीरना और फाड़ना। अब बात आती है इनकी संख्या की, क्या आखिरकार इनकी संख्या क्या होती है भाई, कितनी संख्या होती है, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, समझिएगा, ऐसे करके नुकीले होते हैं, तो 2 ऊपर हो गई और 2 ही नीचे, तो कितने हो गए बताऊँ? 4 हो गए ना, तो कितने हो गए? 4। तो इसको बोलेंगे 2 + 2, तो कितने हो गए? 4। तो कुल कैनाइन दांतों की संख्या होती है 4। तो ये 2 टाइप आपको इंसीजर और कैनाइन बहुत ही प्यार से समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीमोलर, हिंदी में बोलते हैं इनको अग्रचर्वक। प्रीमोलर दांत कौन से होते हैं? ये दांत जो हमारे एक मुक्का मार देते हैं ना गाल में, ऐसे गाल में, तो जब हमारे किसी मुक्का मारता है गाल में, तो यही दांत हमारे निकल के हाथ में आ जाते हैं, हाथ में आ जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम प्रीमोलर। तो वो दांत जो गाल में सटे होते हैं, गाल में सटे होते हैं, तो गाल में होते हैं भाई ये। तो कभी ऐसे मत क्या करो, अगर ऐसे करोगे तो आपके हाथों में लेकर के कौन से दांत आ जाएंगे? प्रीमोलर आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर बात करें कि भाई इनका कार्य क्या होता है, कि आखिरकार ये कार्य कैसे करते हैं, तो इनका कार्य होता है चबाने का। क्या होता है? चबाने का। देखिए सिंपल भाषा में समझिएगा, कुछ लोग तम्बाकू का यूज करते होंगे, जिसे खैनी बोलते हैं, उसका यूज करते होंगे। तो किसी किसी को देखा होगा ऐसे बना के और ऐसे इधर साइड में मतलब दांतों में रख लेते हैं। तो भैया वो कौन से दांतों में रखते हैं, वो चीज़ समझना है। तो वो जो दांत होते हैं वो होते हैं हमारे प्रीमोलर, जिसमें हम गुटखा फुटका को इधर साइड में रख लेते हैं, समझिए। तो वो इन दांतों की मदद से ही हम चबाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। अगर बात करें हम नेक्स्ट संख्या की, कि आखिरकार इनकी संख्या कितनी होती है, तो समझिएगा, हमने 8 उसकी संख्या हो गई, प्लस 2 और 2 4 इसकी हो गई, सभी को जोड़ते हुए चलेंगे। और इसके बाद इसकी संख्या होती है 4 + 4 बराबर कितनी? 8। तो इसको समझना है, गाल में जो दांत होते हैं इनकी संख्या 4, तो 4 ही हमारे क्या होते हैं, ये अंगूठा छोड़ देते हैं और ऐसे मारते हैं पिचकारी, तो 4 की मारती है ना, 4 के, तो 4 उंगलियों से चारों दांत बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टोटल इनकी संख्या होती है 8। तो अब इसमें हमने 8 भी लिख दिया। अब हमारे बात आती है दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कुल दांत होते हैं हमारे कितने? 32। लेकिन अभी तक हमने कितने देख ले? 8 और 4 12 है, 12 और 8 20। तो 20 जो ये दांत होते हैं, ये आपके जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो ये जो 20 दांत होते हैं ये छोटे छोटे बच्चों में निकलते हैं। कभी कभी इन दांतों को हम दूध के दांत भी बोल देते हैं, दूध के दांत।
दूध के दांत, भैया समझना है थोड़ा अच्छे से कि आखिरकार दूध के दांत कितने होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 20। कितने होते हैं? 20। और ये जो दांत होते हैं हमारी अब जो है लाइफ में पहली बार में ये उखड़ जाते हैं, इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो पहली बार में उखड़ जाते हैं हर किसी के ज़्यादातर। लेकिन फिर से जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है उसी प्रकार से दांत जो है फिर से उगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये दूध के दांत हमारे माने जाते हैं जो छोटे बच्चों में निकलते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें हम मोलर, इसको बोलते हैं चड़बक। चड़बक दांत जो होते हैं उनके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। ये इनका जो है कार्य क्या होता है, कहाँ होते हैं, तो आपने देखा होगा इधर सबसे लास्ट में एक गलसुआ नामक रोग हो जाता है। कभी कभी आप पट्टी सी देखते होंगे कोई चिपका लेता है, तो मतलब सबसे लास्ट गाल का सबसे लास्ट जो भाग होता है उसमें आपके मोलर और चड़बक दांत पाए जाते हैं। आखिरकार हम बात करें कि इनका कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो कार्य की बात करेंगे तो ये होते हैं हमारे गाल के सबसे लास्ट वाले भाग में। कार्य होता है इनका चबाने के साथ साथ, देखो समझना है, चबाने के साथ साथ पीसने का, चबाने के साथ साथ पीसने का काम इन दांतों का होता है, मोलर दांतों का। समझ पा रहे होंगे, प्रीमोलर दांतों का कार्य होता है चबाने का, जबकि मोलर दांतों का काम होता है चबाने के साथ साथ पीसने का। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर हम नेक्स्ट यदि बात करें कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिएगा 4 ऊपर होते हैं और 6 ऊपर होते हैं और 6 हमारे नीचे होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं ये 12। तो इस प्रकार से हमारे 20 वो हुए और मोलर दांत हुए हमारे 12, तो टोटल हमारे 32 दांत होते हैं। टोटल हमारे कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो आपको ये सभी जो हैं प्रकार आपको समझ में आए होंगे, और इसमें हम जानेंगे कि किस किस अवस्था में कितने दांत निकलते हैं और किस अवस्था में जाके ये 32 दांत कंप्लीट हो पाते हैं, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके चलते हैं। देखिएगा थोड़ा इसी में बता देते हैं स्लाइड में, इसको थोड़ा ना एक इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। इसी में बता देते हैं आपको कि किस प्रकार से किस आयु में कितने दांत निकलते हैं। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, बस बहुत जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिएगा। जब हमारी आयु 20 वर्ष से और हमारी आयु बढ़ के 24 वर्ष तक हो जाती है, 24 वर्ष तक हो जाती है, तो हमारे जो दांतों की संख्या है, जो हमारे दांतों की संख्या है दांत, वो आते हैं हमारे समथिंग 28 से 30 निकल आते हैं। तो ये तो एक एज के हिसाब से किसी के जल्दी भी निकल आते हैं, किसी के देर से भी निकलते हैं, तो ये एक एवरेज है 20 से 24 तक, या तो 28 से 30 तक निकल आते हैं। जैसे ही एज हमारी 24 वर्ष के बाद होती है, 24 वर्ष बाद, तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। 24 वर्ष के बाद हमारे 32 दांत आ जाते हैं, 30 से 32 दांत आ जाते हैं। मतलब शुरुआत आपकी 30 तो होगी, धीरे धीरे करके 32 आ जाएंगे। और जब 32 दांत आते हैं तो इसी में आते हैं आपके एक अकल के दांत, अकल के दांत। भाई साहब इसको जो है आप जानते होंगे, अकल के दांत, और इसी को बोलते हैं हम बुद्धि के दांत। क्या बोलते हैं? बुद्धि के दांत, बुद्धि के दांत। ठीक है, समझिएगा। अकल कहते हैं ना, अभी तेरे में अकल नहीं आई है। क्या नहीं आई है? अकल नहीं आई है। तो अगर तेरे में अकल आ जाती तो तू ये गलत काम ना करता। कहते हैं ना, तेरे में बुद्धि ही नहीं है, तो इसका मतलब भैया बुद्धि उसमें नहीं, उसके जो हैं अभी बुद्धि वाले दांत नहीं आए हैं, इसलिए उसको घुसिया देते हैं, तेरे में भैया बुद्धि नहीं है, ऐसे करके बोल देते हैं। तो इसका मतलब अभी उसमें अकल नहीं आई है, अकल आना बाकी है। जैसे ही उसकी आयु 24 वर्ष के बाद होगी, उसमें धीरे धीरे अकल आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो अकल के दांत होते हैं, इंग्लिश में इन्हीं को विजडम टीथ ही बोलते हैं। विजडम टीथ, विजडम
टीथ के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न बन जाता है कि विजडम दांत कौन से होते हैं या किस अवस्था के बाद निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। और इसमें बहुत सारी परेशानी होती है, किसी को बहुत सारा दर्द भी होता है और बहुत सारे लोग इसमें मतलब बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक दांत होते हैं भैया लाइफ के। ठीक है, नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं आपको इसी से संबंधित। नेक्स्ट यदि हम बात करें जो कठोरतम भाग है शरीर का, कठोरतम जो भाग है या अंग है शरीर का, वो होता है हमारा एनेमल। क्या होता है? एनेमल होता है। अगर हम बात करें एनेमल क्या होता है, तो एक सफ़ेद परत सफ़ेद भाग होता है। क्या होता है? सफ़ेद परत होती है, इसको परत बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा सफ़ेद आपने देखा होगा हंसते हुए समय ये सफ़ेद दिखाई देता है ना, ये ही सबसे कठोरतम माना जाता है। और आपने देखा है कि आखिरकार ये कठोरतम क्यों होता है, भाई ये भी हमें पता होना चाहिए आखिरकार इतना कठोर कैसे हो गया और अंग इतने कठोर क्यों नहीं हुए। तो इसमें ज़्यादातर जो पाई जाती है वो कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। किसकी? कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसीलिए यह अधिक कठोरतम हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरस इसकी भी मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलती है। इस प्रकार से यह कठोरतम हो जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें कैविटी क्या होती है, आप कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे और देखते होंगे जब आपकी आयु 18 से ज़्यादा हो जाती है या फिर छोटी अवस्था में भी आपको कैविटी देखने को मिलती है। तो कैविटी क्या होती है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है आपके दांतों में गंदगी जम गई है, कैविटी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि जब इस कैविटी को धीरे धीरे अपनी मशीन के द्वारा साफ़ कर देता है और वहाँ से ये कैविटी समाप्त हो जाती है। कैविटी कुछ नहीं, आप कहेंगे कैविटी होती क्या है, तो कैविटी एक प्रकार का जीव ही होता है। कैविटी एक प्रकार क्या होता है? जीव होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्मदर्शी यदि यंत्र से देखा जाए तो आसानी से दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें डेंटाइन, तो डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन भी कैविटी की तरह ही एक अंदर का एक भाग होता है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई लोग ब्रश नहीं करता है तो उसके दांत देखें गंदे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो ऊपर की जो परत जम जाती है उसको डेंटाइन के नाम से जाना जाता है, जिसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। जिसका रंग कैसा होता है? पीला। तो आपका एग्जाम में सीधा पूछेगा कि डेंटाइन का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। नेक्स्ट यदि बात करें, एक खोखली जगह होती है। जब दांत के अंदर यदि हम घुस के देखें तो एक खोखली जगह पाई जाती है, जिसको हम गोर्द गुहा कहते हैं, जिसको हम गोर्द गुहा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम गोर्द गुहा के नाम से भी जानते हैं। अब भैया ये क्या होती है? गोर्द गुहा ये क्या होती है कि धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि हमारी जो कैविटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे बढ़ने के कारण एक खाली एक खकोतल सी जगह बन जाती है, जिसके कारण जो है हमारा दांत भी खराब हो जाता है। उस खकोतल जगह को ही हम गोर्द गुहा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें कि दांतों की बर्बादी क्या होती है, भाई दांत हमारे इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं, ये भी तो हमें जानना है कि आखिरकार दांत हमारे इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं। तो एक गैस का नाम याद रखेंगे, फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस की जब अधिकता हो जाती है तो हमारे दांत बर्बाद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप टाइम से ब्रश करिएगा और अच्छे से रात को सोते समय ब्रश करिएगा तो आपके दांत नहीं ख़राब होंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय होते हैं कि आप जो हैं यदि दिन में या एक हफ्ते मान लीजिएगा आप जो हैं फिटकरी का यदि कुल्ला करते हैं या गर्म पानी करके नमक का कुल्ला करते हैं तो आपके दांत जीवन में कभी ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन आदमी ऐसा नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, आपको कुछ समझाने की बात करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपके परिवार में भी आपको जानना है और सभी को बताना है। जैसे मान लीजिएगा एक हमारा जीव होता है हाथी। हाथी एक जीव होता है, इसमें जो दांत होते हैं, हाथी में जो दांत होते हैं आपने देखे होंगे, बाहर तो 2 दांत ऐसे निकले हुए होते हैं, आपने देखे होंगे। कभी कभी पूछ लेता हाथी में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो भाई हमने आपको बताया था, एक बताया था इंसीजर, एक बताया था इंसीजर, एक बताया था आपको इंसीजर।
एक बताया था आपको कृंतक, हिंदी में भी देख सकते हैं कृंतक, और एक बताया था आपको रदनक। ये 2 प्रकार के बताए थे जो दांत होते हैं। आपको यहाँ समझना है, बस पेपर में घुमा फिरा के यही चीज़ पूछ लेता है कि बताइए हाथी में कृंतक दांत पाए जाते हैं या रदनक दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। इसको बोलते हैं हम कैनाइन, इंग्लिश में कैनाइन, और इसको बोलते हैं इंसीजर। तो आपको इंग्लिश से भी और हिंदी से किसी से ही पूछ सकता है। तो हमने आपको बताया जो नुकीले दांत होते हैं वो आपके कैनाइन होते हैं। क्या होते हैं? कैनाइन होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, दांत, हाथी में जो दांत नुकीले होते हैं वो रदनक यानी कैनाइन नहीं होते हैं, बस उल्टा है। इसमें जो होते हैं वो इंसीजर होते हैं। बस यहीं से एग्जामिनर घुमा देगा आपको और पूछ लेगा। तो आपको ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक और बात आपको याद रखना है, जो घर से आप अगर गांव से जुड़े हुए हैं तो आपको ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसे हमारी गाय होती है, इसके साथ साथ भैंस होती है। तो कभी आपने शायद गौर किया हो कि इसके जो दांत होते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो आप गौर से देखिएगा, इनके जो दांत होते हैं वो ऊपर के दांत नहीं होते हैं, जबकि इनके जो दांत होते हैं वो केवल और केवल नीचे के होते हैं। केवल किसके होते हैं? नीचे के। तो ये हमको कभी क्वेश्चन पूछ लिया बाई चांस, गाय और भैंस में क्या ऊपर दांत होते हैं? तो नहीं, नीचे होते हैं। यस। अब ऊपर ना होने की इसको कुछ खामियाबी होती है। इसको क्या होता है, जब भूसा खिलाते हैं तो इस टाइप का जो भूसा होता है, सानी वगैरह मतलब मलबा वगैरह करके इसे खिलाते हैं। खाली जो भूसा होता है इसको नहीं खिलाया जाता है। अगर हम खाली भूसा खिला दें तो इसके अंदर जो ऊपर वाले दांत नहीं हैं तो उसमें जो है धीरे धीरे समस्या पैदा हो जाएगी। जो भूसा के जो कण होते हैं धीरे धीरे घुसने लग जाते हैं और समस्या पैदा हो जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि गाय और भैंस को खाली भूसा नहीं खिलाना है, उसको सानी बढ़िया से पानी डाल के अच्छे से खिलानी है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे आपको एक वीडियो में डाल दिया जाएगा। और यदि इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़े हैं तो जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा आप टिक सही करेंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।